कहानी शुरू होती है उस धुंधले अंधेरे से जहां रोशनी का कोई वजूद नहीं, और अगर कोई था तो वो रुद्र का भीतर का भटकता हुआ डर था। पल्स बेस के भीतर दीवारों पर दौड़ती नीली लाइनों से निकलती मध्यम ध्वनि और नीचे बहती जलधारा जैसी ऊर्जा, ये सब कुछ किसी तपोवन की तरह शांत था। और फिर भी वहां एक अनकही बेचैनी थी। रुद्र को एक काले चैम्बर में खड़ा किया गया। सामने दीवार पर किसी प्राचीन नागमंडल की डिजिटल छवि उभर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तैयार हो नागवंशी, वेद की आवाज गूंजती है। उसके चेहरे पर वो हमेशा वाला ठंडा संयम। किस लिए? रुद्र की आवाज में उलझन और डर दोनों थे। तुम्हारे पहले चक्र के जागरण के लिए, वेद गंभीरता से कहता है। स्वाधिष्ठान की परीक्षा शुरू होती है अब। और तभी ईरा की आवाज उभरी, धीमी, तेज और हमेशा की तरह व्यंग्य से लिपटी हुई। ओ, तो अब ये बच्चा अपने पहले चक्र की साइकिल पर बैठने जा रहा है। हेलमेट चाहिए क्या रुद्र? रुद्र ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम्हें हर वक्त ताना मारना जरूरी है? ईरा हंसी। नहीं, पर तुम्हारी संजीदगी इतनी उबाऊ होती है कि मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है। वेद ने एक चिप जैसे उपकरण को रुद्र के माथे पर लगाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? रुद्र ने पूछा। चक्र अलाइनमेंट सिंक मॉड्यूल, वेद बोला। ये तुम्हारे तंत्र नेटवर्क को डिजिटल फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है। एक गलती और तुम्हारी चेतना स्थायी रूप से बिखर सकती है। रुद्र ने सांस खींची। उस अज्ञात डर में भी एक बेचैन उत्सुकता थी। चारों ओर अंधेरा गहराता गया। एक कमरा जो पहले स्टील से बना लगता था, अब नागों की प्राचीन मूर्तियों से भरा हुआ जान पड़ता था। किसी ने उस रूम को शक्ति गुहा कहा था। वेद ने संकेत किया, बैठो, ध्यान लगाओ। रुद्र ने जैसे ही आंखें मूंदी, उसके भीतर की बेचैनी आकार लेने लगी। पुराने दृश्य, मां की आंखें, उस जलती हुई गली के दृश्य, और फिर एक आवाज। रुद्र, नागवंशी रक्त का समय आ गया है। वो चौंक गया। किसकी आवाज थी ये? उसने आंखें खोली। ईरा फिर से बोल पड़ी, कृपया ध्यान हटाइए मत। या क्या तुम भी उन योगा वाले वीडियोस की तरह सिर्फ मैट लेकर सोने आए हो? वेद मुस्कुराया, शायद पहली बार। इग्नोर हर, वो बस तुम्हें विचलित करने के लिए बनी है। फिर वेद एक नीला तरल निकालता है। यह सपेंशम एक्सट्रैक्ट है। नाग तांत्रिक इसे पीकर अपनी ऊर्जा धाराओं को खोलते थे। अब हम इसे बायोकम्पैटिबल बना चुके हैं। रुद्र ने झिझकते हुए उसे पी लिया। स्वाद ऐसा जैसे जहर और शहद का मिलन हो। कुछ ही पल में उसका शरीर गर्म होने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन, और फिर एक झटका। पूरा कमरा हिल गया। एक तेज प्रकाश, और उसके सामने एक विशाल नाग की डिजिटल आभा उभरती है। आंखें जलती हुई, शरीर धुएं सा। रुद्र चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है मुझसे? वेद गंभीर था। ये तुम्हारा चेतन नाग है। जब तक तुम इसे नहीं स्वीकारोगे, चक्र नहीं खुलेगा। और उसी समय ईरा की मखौल भरी आवाज एक बार फिर गूंजती है। वाह, पहली बार किसी के अंदर का नाग बाहर आया है, और वो भी बिना लहराते हुए। रुद्र कांप रहा था। वो छवि अब उसके सामने नहीं, उसके भीतर थी। और तब वो पहली बार महसूस करता है एक लहर, रीढ़ की हड्डी से उठती हुई, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धीरे धीरे, वेद ने शांति से कहा, मूलाधार सक्रिय हो रहा है। रुद्र की सांसें तेज, माथा पसीने से भीगा, लेकिन वो भागा नहीं। वो बैठा रहा, आंखें बंद, और भीतर उस नाग की आंखों में झांकता रहा। रुद्र की सांसें अब भी तेज थी। कमरे का तापमान सामान्य था, मगर उसके शरीर में मानो ज्वालामुखी फट चुका हो। आंखें बंद थी, मगर अंदर एक तूफान चल रहा था। वो नाग जिसे उसने भीतर देखा था, अब उसका हिस्सा बन चुका था। वो छवि केवल दृश्य नहीं थी, वो चेतना थी, जो उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुकी थी।
वेद शांत खड़ा था, जैसे ये सब उसकी अपेक्षा के अनुसार हो रहा हो। पहला स्पंदन आ चुका है। वेद ने रजिस्टर की स्क्रीन पर नजर डाली। मूलाधार चक्र 41% सिंक्ड। रुद्र ने गहरी सांस ली। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ईरा की आवाज हवा में तैरने लगी, हमेशा की तरह अपनी चिरपरिचित ताने भरी लय में। क्लासिक नायक मूव। जागरण के बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगले स्टेप पर चलें, या तुम डायरी लिखना चाहोगे प्रिय नाग? आज तुम मुझ में समा गए। वेद ने एक डिवाइस उसकी कलाई पर बांधी। न्यूरोपल्स बाइंडर। अब तंत्र का विज्ञान शुरू होता है। वेद ने कहा, हमारे पास अधिक समय नहीं है। तुम्हें अगले चक्र की ओर नहीं, बल्कि तकनीकी नियंत्रण की समझ की ओर जाना है। दीवारें हटी और एक गलियारा खुला, ठंडी नीली रोशनी में डूबा हुआ, जैसे अंतरिक्ष के भीतर कोई तांत्रिक मंदिर। रुद्र चल पड़ा। कदम धीमे मगर स्थिर थे। वो एक विशाल हॉल में पहुंचे। छत पर प्राचीन मंत्रों की नागलिपि में लिखावट और नीचे परिक्रमा करती रोशनी, जो वाक्यों को जीवंत कर रही थी। ये कहाँ लाए हो मुझे? रुद्र ने धीमे से पूछा। ये हमारा चक्र एक्सेलरेशन चेंबर है, वेद बोला। यहां तकनीक और तंत्र मिलते हैं। यही वो जगह है जहां तुम्हारी यात्रा एक योद्धा से तांत्रिक की ओर मोड़ लेगी। कमरे के बीचों बीच एक यंत्र रखा था, अर्धगोलाकार, जिसके चारों ओर सांपों के आकार के सेंसर लिपटे हुए थे। बीच में बैठने की जगह, जैसे ध्यान मुद्रा के लिए बनी हो। बैठो, वेद ने कहा। रुद्र संकोच के साथ बैठ गया। अब हम तुम्हारे चेतन मन और ऊर्जा शरीर को ट्यून करेंगे। इससे तुम्हारे भीतर दबे भाव, डर और क्रोध सतह पर आएंगे। तुम भाग नहीं सकते। देखना होगा, सामना करना होगा। ईरा की आवाज फिर आई, इस बार कुछ धीमी, मगर अब भी चिढ़ाती हुई। ओह, इमोशनल सफाई का समय। टिश्यूज लाओ, या तुम अपनी पीठ से पसीना ही पोंछ लोगे। रुद्र ने उसकी ओर देखा नहीं, लेकिन उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। जैसे ही वेद ने मशीन चालू की, उसके चारों ओर ऊर्जा की तरंगें फैलने लगी। नागाकार सेंसर उसके सिर, पीठ और छाती पर लग चुके थे। स्क्रीन पर रुद्र के भीतर चलती आवृत्तियां तैरने लगी। फिर अंधकार। वो एकदम अंधेरे में डूब गया, मगर ये बाहरी नहीं, आंतरिक था। वो किसी बीते समय में था। उसकी मां, उस दिन का दृश्य जब वी सिस्टम के सैनिक उनके घर घुसे थे। आग की लपटें, चिल्लाहटे। वो अपनी मां को बचा नहीं पाया था। तूने मेरी रक्षा क्यों नहीं की रुद्र? मां की आवाज गूंज रही थी। मैं बच्चा था। रुद्र की आवाज टूटी हुई थी। बच्चा नहीं, नागवंशी था। वो आवाज अब उसकी मां की नहीं थी। वही चेतन नाग, वही आंखें, वही दहकता हुआ धुआं। तू तैयार नहीं है, आवाज गूंजी, मगर तुझे बनना होगा। नागवंश अब भी सो रहा है और तुझे उसे जगाना है। रुद्र कांप उठा। बाहर वेद सब देख रहा था। स्क्रीन पर उसकी ऊर्जा लहरें लगातार अस्थिर थी। ईरा धीरे से फुसफुसाई, उसका दिमाग क्रैश हो रहा है। शायद थोड़ा सहारा दे दो। वेद चुप था। अंदर रुद्र उस चेतन नाग से भिड़ रहा था। मैं डरा नहीं हूं, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। तो सिद्ध कर। अपने दर्द को शक्ति बना, अपनी स्मृतियों को अस्त्र बना, अपने अंदर की आग को तंत्र बना। तभी एक उजाला, उसके भीतर से एक प्रकाश उठा, रीढ़ से होता हुआ नाभि की ओर गया। मूलाधार चक्र पूर्णता की ओर जा रहा था। बाहर मशीन की बीपिंग तेज हो गई। चक्र एक्टिवेशन 89%, 92%, 100%। रुद्र की आंखें एक झटके से खुली। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अब एक स्थिरता थी। भीतर कहीं कोई भय नहीं था, केवल मौन और शक्ति। स्वागत है, वेद बोला, प्राथमिक तांत्रिक। रुद्र कुछ नहीं बोला। वो केवल सांस लेता रहा। एक ऊर्जा अब उसकी त्वचा से बाहर छलक रही थी।
बिजली की तरंगों की तरह। ईरा की आवाज फिर आई, वाह, हमारे नागराज अब जाग चुके हैं। क्या अब स्पेशल इफेक्ट्स का बजट बढ़ाना पड़ेगा? वेद हंस पड़ा, पहली बार खुलकर। रुद्र ने उसकी ओर देखा। क्या अब यह खत्म हुआ? वेद ने सिर हिलाया। नहीं, ये तो शुरुआत थी। पहला चक्र तो एक दरवाजा है। अब तुम्हें इस दरवाजे के पार चलना है, जहां तंत्र, विज्ञान नहीं, अनुभव है। और वहां कौन मिलेगा? तुम खुद। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और पहली बार एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। रुद्र उस नीली रोशनी से भरे कक्ष से बाहर निकला तो उसकी चाल बदल चुकी थी। उसका शरीर अब हल्का नहीं था, बल्कि भीतर से जैसे कुछ भारी हो गया था। जिम्मेदारी या शक्ति वो तय नहीं कर पा रहा था। कलाई पर बंधा न्यूरोपल्स बाइंडर अब स्थिर था, मगर भीतर से उसके अंगों में हल्की विद्युत सी गूंजती रहती थी, जैसे हर कोशिका में अब कोई जागृत हो गया हो। वेद उसके साथ चल रहा था, पर अब उसकी चाल धीमी थी, जैसे रुद्र को अब बराबरी पर देखा जा सकता हो। पहला चक्र खोल लिया है, वेद बोला, मगर इससे सिर्फ दरवाजा खुलता है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुद्र ने पूछा। उसकी आवाज में वो कंपन था जो किसी युद्ध से लौटे योद्धा की होती है। तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जहां न विज्ञान टिकता है, न तर्क। वहां केवल तंत्र बोलता है, और वो भी उन लोगों से जो अब जीवित नहीं है। मतलब? ईरा की आवाज बीच में गूंजी। मतलब, अपने पूर्वजों से मिलने चलो रुद्र बाबू। आधे मरे, आधे नाग, और पूरी तरह मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रॉमेटिक। रुद्र ने आंखें तरेरी। क्या तुम कभी गंभीर हो सकती हो? सिर्फ वेद के साथ, ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा। पर वो तो सिर्फ मशीनों से प्यार करता है। वेद ने सिर झटकते हुए एक दरवाजा खोला। ये एक संकीर्ण सुरंग जैसी थी, जिसकी दीवारें सांपों की चमड़ी जैसी प्रतीत हो रही थी। वहां से एक हल्का हरा धुआं निकल रहा था, जो जमीन से ऊपर उठकर छत से टकराता और फिर अदृश्य हो जाता। इस रास्ते से नीचे नागश्राइन जाता है, वेद ने कहा, जहां सर्पेंटाइन कोडेक्स रखा है। तुम्हारा दूसरा प्रशिक्षण वही होगा। रुद्र चौंका। सर्पेंटाइन कोडेक्स? पुराना ग्रंथ, एक जीवित तंत्र जो तुम्हारी चेतना को दूसरे स्तर पर ले जाता है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा, अपने डर, अपने भ्रम और अपनी मृत्यु से। रुद्र चुप रहा। वो आगे बढ़ा, हर कदम पर दीवारें जैसे सरसराने लगी, जैसे किसी प्राचीन नाग की सांस उसके कानों में गूंज रही हो। अंत में वो एक खुली गुफा में पहुंचे, जिसका फर्श पारदर्शी था। नीचे लावा की धारा बह रही थी, और छत से उल्टे लटके कुछ अवशेष, मानो नागों के मुर्दा शरीर हवा में स्थिर हो गए हों। यहां ध्यान करना होगा? रुद्र ने पूछा। वेद ने हां में सिर हिलाया। यहां नहीं, यहां तुम जागते हुए ट्रांसेंड करोगे। ईरा ने एक बीप दी, और रुद्र के सामने एक गहरी आकृति प्रकट हुई, एक साइकोट्रॉनिक रेजोनेंस शेल, जिसमें बैठते ही चेतना मस्तिष्क से अलग हो जाती थी। रुद्र ने देखा, शेल पर कुछ नाग आकृतियां खुदी थी। उनमें से एक उसकी तरह की आंखों वाली थी। वो भीतर गया और आंखें मूंद ली। कुछ ही क्षणों में सब बदल गया। वो अब एक जंगल में था, गाढ़े हरे और नीले रंग की छाया में। पेड़ सांपों की तरह लहरा रहे थे, जमीन सांस ले रही थी, और आकाश में बिजली गूंज रही थी। एक नागिनी, पूरी तरह काली, आंखों से आग निकलती हुई, उसके सामने आई। क्या तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो? वो गरजी। मैं रुद्र हूं, उसने उत्तर दिया। गलत, तुम केवल नाम हो। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे रक्त ने जगाया है। मैं तुम्हारी चेतना की मां हूं, और अब तुम मेरे भीतर से गुजरोगे। एक झटका, जमीन फट गई और रुद्र नीचे गिरा, एक खो में, जहां चारों ओर मृत नागों के अस्थिपिंजर बिखरे थे। उनमें से एक की आंखें अब भी जीवित थी। नागमणि के रक्षक। वो आंखें बोली,
तुम देर से आए हो। कौन हो तुम? रुद्र ने पूछा। वो जो कभी तुम था, वो चेतना जो छूटी थी, अब लौट रही है। तुम्हें अब केवल शरीर नहीं, आत्मा से लड़ना है। तभी एक जोरदार गूंज। बाहर वास्तविकता में वेद चीख पड़ा। ईरा, क्या हो रहा है? ईरा की आवाज कांप गई। कोई और इसमें घुस गया है। वी हैव एन इंट्रूडर इन द ट्रांसलेयर। गुफा की दीवारें हिलने लगी। कोई रुद्र की चेतना में प्रवेश कर रहा है। ये संभव नहीं। कौन कर सकता है ऐसा? वेद ने पूछा। केवल एक, जिसने प्राचीन तंत्र सिनेप्टिक एक्सेस में मास्टर लेवल हासिल किया हो, या वो जो स्वयं वारिजू हो। वेद की आंखें फैल गई। रुद्र, जागो, उसने चिल्लाया। मगर रुद्र अब उस खो में अकेला नहीं था। वो अब किसी और के सामने था। एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति, जिसकी आंखों से हरे जाल निकल रहे थे और स्वर में अजीब धीमा कंपन था, जैसे कंप्यूटर और मरे हुए ऋषियों की गूंज एक साथ। ओ नागवंशी, वो बोला, तुम्हें लगा था तुम्हारी यात्रा केवल जागृति है? रुद्र पीछे हटा। तुम मेरे अंदर कैसे आए? क्योंकि मैं तुम्हारे रक्त का मालिक हूं और तुम्हारी चेतना की चाबी। तुम कौन हो? आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काले हो चुकी थी। मैं वो हूं जिसे तुम भूल गए और अब वो याद आ रहा है। रुद्र चीख पड़ा, मगर उसकी आवाज केवल एक भंवर में गुम हो गई। और उस क्षण गुफा की जमीन दरकने लगी। बाहर वेद चिल्लाया, ईरा, पुल हिम आउट नाउ। ईरा की आवाज अब गंभीर थी। ताना मारने का एक भी सुर नहीं। अगर अभी खींचा तो उसकी चेतना स्थायी रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और अगर नहीं खींचा तो वो मारा जाएगा। वेद ने फुंकार भरी। उसने एक एंशिएंट डिवाइस निकाली, त्रिनेत्र ओवरराइड, जो केवल आपातकाल में इस्तेमाल होती थी। रुद्र, माफ करना। उसने बटन दबा दिया और अचानक सब काला हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने देखा है कि चैनल की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है और आप सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये फ्री है, आसान है और हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां लाकर दें। माफ कीजिएगा, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं इस नए चैनल पर अपनी खुद की लिखी कहानियां लेकर आया हूं। तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें @VedOCT27, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। जुड़े रहें कोड ऑफ वासुकी के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और रुद्र की चेतना जब धीमे धीमे सामान्य दुनिया में लौट रही थी, तो उसके सामने बाबा अघोरत की आकृति प्रकट हुई। बाबा का चेहरा गहरा, घने बाल और लंबी सफेद दाढ़ी से ढका था। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की गहराई झलक रही थी। उनके आसपास हल्की नीली आभा चमक रही थी, जैसे उन्होंने वर्षों का तपस्या और तंत्र साधना की हो। रुद्र, बाबा ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तुमने पहला चक्र खुलवाया है, जो मूलाधार चक्र कहलाता है। ये चक्र जमीन से जुड़ाव का चक्र है, जो स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व का आधार है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वो एक ज्वाला है, तेज और अनियंत्रित। रुद्र ने अपनी हथेली में जल की बूंद महसूस की, जैसे भीतर से कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें केवल मूलाधार चक्र खोलना काफी नहीं होगा, तुम्हें स्वाधिष्ठान चक्र को भी खोलना होगा। बाबा ने कहा, यह चक्र जल तत्व से जुड़ा है और तुम्हारी उस आग को संतुलित करने में मदद करेगा, जो तुम्हारे भीतर अनियंत्रित रूप से फूट रही है। रुद्र ने अनजाने में पूछा, जल? लेकिन मेरा शरीर तो आग से जल रहा है, जल कैसे सहायक होगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जल अग्नि को बुझाता है, पर वो उसे नियंत्रित भी करता है, जैसे नदी की धाराएं आग की तीव्रता को दिशा देती है। वैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र तुम्हारे भीतर की उग्र ऊर्जा को संतुलित करेगा। बिना इस संतुलन के
तुम्हारी शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। वेद, जो पास खड़ा था, ने जोड़ा, स्वाधिष्ठान चक्र तुमसे मांगता है कि तुम अपने भीतर की संवेदनशीलता, भावनाएं और रचनात्मकता को भी जागृत करो। ये चक्र तुम्हें जल की गहराइयों में उतरने की क्षमता देगा, वो भी तब जब तुम्हें अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं होगा। ईरा ने फिर अपना व्यंग्यात्मक अंदाज दिखाते हुए कहा, मतलब रुद्र, अगली बार जब तुम्हारा मन जलते हुए अंगार की तरह फूटा तो उसे नदी के बहाव में बदलना सीखो, वरना अगली बार तुम्हें खुद को ही आग से बचाना पड़ेगा। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अंदर की ऊर्जा को महसूस करने लगा। बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और मंत्रमुग्ध स्वर में कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। अपने जल तत्व को जागृत करो, अपने भीतर के तूफान को शांत करो। तभी तुम उस अग्नि के साथ तालमेल बैठा पाओगे जो तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है। एक गहरी सांस लेकर रुद्र ने मन ही मन ठाना, वो स्वाधिष्ठान चक्र को खोलकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा। लेकिन तभी बाहर से दूर एक धीमी भयावह गूंज सुनाई दी, जैसे कोई छाया उसके और बाबा के बीच आ रही हो। रुद्र की सांसें धीमी और गहरी हो गई थी। बाबा अघोरत का चेहरा अभी भी उसकी पीठ पर हाथ रखे एक संजीदा गुरु की तरह स्थिर था। वेद और ईरा उनके करीब खड़े थे, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हर शब्द किसी मंत्र की तरह हवा में लटक रहा हो। स्वाधिष्ठान चक्र, बाबा ने शुरू किया, है हमारे शरीर का दूसरा चक्र, जो रीढ़ की हड्डी से कुछ ऊपर नाभि और जननेंद्रियों के बीच स्थित होता है। ये चक्र जल तत्व से जुड़ा है और यही वजह है कि इसका नियंत्रण जीवन की गतिशीलता और भावनाओं से सीधे जुड़ा है। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और बाबा की ओर देखा। लेकिन बाबा, जल तत्व कैसे मेरी अग्नि ऊर्जा को संतुलित करेगा? अग्नि तो मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। बेटा, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अग्नि और जल दोनों प्रकृति के दो मूल तत्व हैं। अग्नि तेज होती है, फैलती है, जल शीतलता और स्थिरता लाता है। जब अग्नि बिना नियंत्रण के फैलती है तो वो विनाश कर देती है। उसी तरह तुम्हारी ऊर्जा भी अगर नियंत्रित न हो तो वो तुम्हें ही जला देगी। वेद ने अपनी आवाज जोड़ी, तुम्हारे शरीर में जो अग्नि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो तुम्हारे अंदर छुपे कोड और डीएनए से जुड़ी है। वो पुरानी ऊर्जा जो तुम्हारे पूर्वजों से आई है, पर इसे स्थिर करने के लिए जल की ऊर्जा चाहिए और वह तुम्हें स्वाधिष्ठान चक्र खोलकर ही मिलेगी। ईरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, मतलब रुद्र, अगली बार जब तुम्हारे अंदर वो भयंकर आग निकले तो उसे शांत करने के लिए अपनी भीतरी नदी को जगाओ, वरना तुम खुद जलकर राख हो जाओगे। रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो ईरा। बाबा ने फिर से गंभीरता से समझाया, स्वाधिष्ठान चक्र तुम्हें न केवल भावनात्मक और मानसिक स्थिरता देता है, बल्कि ये तुम्हारे शरीर को जल के प्रवाह से जोड़ता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो तुम्हारे शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन और अन्य हार्मोन का संतुलन सुधरता है। ये तुम्हारे विचारों को शांति और सहनशीलता देता है। लेकिन बाबा, रुद्र ने सवाल किया, क्या इस चक्र को खोलना आसान है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अग्नि ऊर्जा इतनी उग्र है कि उसे शांत करना कोई खेल नहीं। बाबा ने धीमे से हंसते हुए कहा, किसी भी चक्र को खोलना आसान नहीं होता, खासकर तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिनके भीतर अनियंत्रित ऊर्जा है। तुम्हें अभ्यास के साथ साथ गहरे ध्यान और तंत्र साधना से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी भीतरी भावनाओं, भय और द्वंद्व को स्वीकार करना होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी कमजोरियों को भी अपनाना होगा? रुद्र ने धीरे से पूछा। हाँ, बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी आग को बुझाने के लिए जल का सहारा लेना होगा। अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें दबाने नहीं देना होगा, तभी तुम्हें संतुलन मिलेगा। वेद ने कहा, और इसी वजह से हम तुम्हें प्राथमिक तांत्रिक का दर्जा देना चाहते हैं। यह तुम्हारा पहला बड़ा कदम है।
तुमने मूलाधार चक्र तो खोल लिया, लेकिन असली चुनौती स्वाधिष्ठान चक्र को खोलने की है। ईरा ने ताना मारा। मतलब ये अगला लेवल है, स्वाधिष्ठान स्टोरी, जहां रुद्र का जल जंगल और अग्निफायर दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने बाबा के सामने अपने हाथ आगे बढ़ाए। मुझे बताइए बाबा, मैं कहां से शुरू करूं? मैं अपने भीतर की इस जल ऊर्जा को कैसे जागृत करूं? बाबा ने एक गहरे मंत्र की ओर इशारा किया जो गुफा के कोने में लिखा था। तुम्हें यह मंत्र और इस गुफा के जल स्रोत से साधना शुरू करनी होगी। पानी के साथ गहरा संबंध स्थापित करना होगा। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी जल ऊर्जा जागृत होगी और तुम्हारी अग्नि ऊर्जा पर नियंत्रण मिलेगा। रुद्र ने मंत्र को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज वातावरण में गूंजने लगी और गुफा के पानी में हल्की चमक दिखने लगी, जैसे पानी के अणु उसके शब्दों के साथ नृत्य करने लगे हों। तभी बाहर गुफा के दरवाजे पर अचानक से हलचल हुई। वेद ने देखा और फट से खड़ा हो गया। कोई आ रहा है, उसने धीरे से कहा। ईरा ने कहा, यह कोई सामान्य आदमी नहीं है, रुद्र। यहां की हर सुरक्षा प्रणाली अलर्ट हो गई है। गुफा की हल्की रोशनी में कुछ काले साए दिखाई दिए। रुद्र ने तुरंत अपने आसपास की ऊर्जा महसूस की। अचानक वो अपनी अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने लगा। बाबा ने चेतावनी दी, ध्यान रखो, ये तुम्हारा पहला सचमुच का परीक्षण है। तुम न केवल अपने भीतर के जल और अग्नि को संतुलित करोगे, बल्कि बाहरी खतरों से भी जूझना होगा। साए तेजी से करीब आए। वेद ने तलवार निकाली और ईरा ने तुरंत ह्यूमन इंटरफेस मॉड्यूल एक्टिवेट किया। रुद्र ने अपनी ऊर्जा को एकाग्र किया। उसका हाथ जल की चमक से भर गया, अग्नि की नमी से। फिर एक झटके में अंधकार से निकले साए और रुद्र के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। आग और पानी, तंत्र और विज्ञान, पुराने और नए युग का टकराव। रुद्र के मन में आग और पानी का संघर्ष शुरू हो चुका था। गुफा के अंधेरे में साए तेजी से उसके करीब आते जा रहे थे। वेद ने अपनी तलवार कस ली और ईरा ने ह्यूमन इंटरफेस मॉड्यूल सक्रिय किया। लेकिन रुद्र जानता था कि इस लड़ाई को केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा के संतुलन से जीतना होगा। उसने गहरे ध्यान में जाकर अपनी स्वाधिष्ठान चक्र की जल ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश की। उसका मन गुफा की ठंडी जलधारा की तरह शांत हुआ और उसी समय उसकी हथेली में हल्की नीली चमक फैलने लगी। जल की शक्ति, उसने खुद से कहा, मुझे आग से बचाओ, मुझे नियंत्रित करो। रुद्र ने देखा कि उसके चारों ओर जल की एक पतली आभा बनी है जो आग के फैलने से उसे बचा रही थी। उसने अपनी अग्नि ऊर्जा को भी धीरे धीरे उस जल के घेरे के भीतर संतुलित करना शुरू किया। लेकिन साए रुकने को तैयार नहीं थे। वे तेजी से उस जल के घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वेद ने अपनी तलवार से एक तेज वार किया, जिससे एक साया छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन बाकी साए तेजी से बढ़े। ईरा ने अपने डिजिटल स्वर में कहा, यह साधारण जीव नहीं है, ये टेराटाइप्स है, प्राचीन तंत्र संरक्षकों के संशोधित रक्षकों की नई पीढ़ी। उनका एक ही उद्देश्य है, इस गुफा की रहस्यमयी शक्तियों को बचाना। रुद्र ने गहरी सांस ली, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह एकीकृत करते हुए कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे जो हो जाए। उसने अपनी हथेलियों से आग की तल्लपता और जल की शीतलता दोनों को बाहर निकाला और एक विशाल ऊर्जा की लहर गुफा के भीतर फैलने लगी। टेराटाइप्स पीछे हट गए, लेकिन उनमें से एक तेज और विशालकाय साया अचानक रुद्र की ओर दौड़ा। वेद ने रोका, ध्यान से, ये सबसे खतरनाक है। लेकिन उस विशाल साये ने रुद्र के बाह पर घातक वार किया। रुद्र के शरीर से लाल रक्त बहने लगा। उसने दर्द सहते हुए अपना हाथ बचाने की कोशिश की, लेकिन साया बहुत तेज था। इतने में गुफा के बीचों बीच रखा शिवलिंग की चमक तेज हो गई। रुद्र का रक्त धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बहने लगा।
जैसे ही उसका खून शिवलिंग को छुआ, पानी गुफा के चारों ओर से पीछे हटने लगा और एक सुरक्षा कवच की तरह एक ऑक्सीजन का गुब्बारा बन गया। रुद्र ने खुद को उस गुब्बारे के अंदर महसूस किया। हवा साफ और शुद्ध थी। उसकी पीड़ा कम हुई, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। तभी बिजली की चमक गुफा के ऊपर गरजी और एक भयंकर बिजली का झटका सीधे रुद्र को लगा। उसकी आंखें फटी रह गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। गुफा के अंदर सब कुछ शांत हो गया। वेद और ईरा घबराए हुए उसके पास दौड़े। रुद्र, उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है, वेद ने चीखा। लेकिन रुद्र की आंखें बंद थी और उसका शरीर जिंदा लेकिन बेहोश था। ईरा ने अपने डिजिटल स्वर में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक अब जाग रहा है। तभी गुफा के अंधेरे में छिपे हुए किसी ने धीमे से कहा, वो जाग गया और अब हमें सावधान रहना होगा। रुद्र की शक्ति उससे भी बड़ी है। एक ठंडी हवा चली और गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रुद्र का क्या होगा? वो कब और कैसे जागेगा? ये बिजली का झटका किस रहस्यमय शक्ति से जुड़ा है? आगे का सफर अब और भी खतरनाक होने वाला है। रुद्र की आंखें धीमे धीमे खुली, लेकिन उसकी चेतना अभी पूरी तरह जागृत नहीं थी। गुफा की ठंडी हवा और शिवलिंग की रहस्यमयी चमक के बीच उसकी ऊर्जा अभी भी अस्थिर थी। बाबा अघोरथ ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें अपनी साधना अभी कुछ समय के लिए रोकनी होगी। तुम्हारा शरीर और चक्र दोनों अभी संतुलन में नहीं है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हें और नुकसान होगा। रुद्र ने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, कब मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूं? बाबा ने ध्यान से जवाब दिया, जब तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और तुम्हारा अग्निजल संतुलन मजबूत होगा। अभी तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर करना है, लेकिन आज के लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह ठीक करने का मौका देना होगा। इसी बीच अचानक एक तेज अलर्ट की आवाज गुफा के सिस्टम से गूंजने लगी। ईरा की तेज, थोड़ी सी तीखी और मजाकिया आवाज गुफा के अंदर फैल गई। अरे वाह, क्या हम यहां आराम फरमाने आए थे? कोई तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। रुद्र ने सिर उठाकर पूछा, ईरा, क्या हुआ? ईरा ने अपने डिजिटल एनालिटिक्स मोड में आकर बताया, ऋषि ट्रवित से SOS मैसेज आ रहा है। उनका बेस हमले में है और अरे, बताना भूल गई, हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे पुराने दुश्मन वारिजू है। वेद ने जल्दी से पूछा, क्या जानकारी मिली है ईरा? हम कितनी जल्दी वहां पहुंच सकते हैं? ईरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस इतना समझ लो कि सामान्य एयरक्राफ्ट से तो नहीं पहुंच पाओगे। यह हमला इतना तेज है कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजी और तांत्रिक शक्ति का संगम चाहिए। तभी बाबा अघोरथ ने धीमे से कहा, हमारे पास एक प्राचीन जेट है, नागपक्षी। ये जेट टेक्नोलॉजी और तंत्र दोनों से संचालित होता है। इसे सदियों पहले नागवंशी और अग्निवंशी ने मिलकर बनाया था, ताकि ऐसे ही संकट में हम अपनी त्वरित मदद भेज सकें। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, कैसा दिखता है ये नागपक्षी? ईरा ने तुरंत जवाब दिया, देखो, इसका डिजाइन बिल्कुल नाग की तरह है, जिसे जेट की नाक से लेकर पंखों तक हर जगह नाग के रूप में तराशा गया है। इसकी बॉडी में नैनोबायो सेंसर्स लगे हैं, जो तांत्रिक ऊर्जा के साथ फ्रीक्वेंसी मैपिंग करते हैं। इसका इंजन हाइड्रोजन और आयनिक ऊर्जा से चलता है, जिसे प्राचीन मंत्र और आधुनिक फिजिक्स के तालमेल से पावर मिलती है। इसे उड़ाने वाला पायलट ही इस तंत्र टेक्नोलॉजी को नियंत्रित कर सकता है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब मैं और बाबा इस नागपक्षी को उड़ाएंगे और रुद्र, तुम हमारे साथ हो। ईरा ने शरारती अंदाज में कहा, और मैं तो वर्चुअल पायलट हूं। तुम्हारे सिस्टम को मॉनिटर करूंगी और तुम्हें हर खतरे से पहले सतर्क करूंगी। वैसे वेद, तुम्हारी उड़ान कौशल पर भी मेरी नजर है। गलती मत करना, वरना तुम्हें मेरी तांत्रिक बिजली का झटका मिलेगा। वेद ने हंसते हुए कहा, आयरा, तुम्हारी ये तांत्रिक बिजली कभी भी स्वागत योग्य होती है। तब बाबा ने आगे बढ़कर
नागपक्षी के कॉकपिट के पास खड़े होकर कहा, चलो, हमें अब देर नहीं करनी। ऋषि ट्रवित के बेस पर हमला ज्यादा खतरनाक है और समय हमारे खिलाफ है। रुद्र ने धीमे से अपनी ऊर्जा को फिर से महसूस किया, एक हल्की सी जल और अग्नि की ताजगी। मैं तैयार हूं बाबा, इस बार अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। जैसे ही वे नागपक्षी के अंदर बैठे, ईरा ने उड़ान के लिए सारे सिस्टम चेक करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन लेवल 100%, एनर्जी फील्ड स्ट्रेंथ 85%, तांत्रिक पावर रेज 90%। हां, हम पूरी ताकत से तैयार हैं। नागपक्षी के पंख धीरे धीरे फैलने लगे, जैसे नाग जीवित हो उठा हो। उसकी नाक की चमकती हुई लाल आंखें जैसे चेतावनी दे रही हो कि अब लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। जैसे ही नागपक्षी ने जमीन छोड़नी शुरू की, बाहर की दुनिया गुफा की सीमाओं से दूर होती चली गई। एक अंधकार से भरा आकाश, जिसमें बिजली की चमक और तांत्रिक मंत्रों की गूंज थी, उनका स्वागत कर रही थी। ईरा ने अंतिम चेतावनी दी, रुद्र, सावधान रहो। वारिजू अब भी कुछ छुपा रहा है और उसके इरादे हमारे लिए घातक हो सकते हैं। और नागपक्षी तेजी से उस दिशा में उड़ान भर गया जहां ऋषि ट्रवित का बेस खतरे में था। नागपक्षी की उड़ान तेज थी, लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही लड़ाई की गंभीरता अपने पूरे स्वरूप में सामने आ गई। ईरा अपने डिजिटल अवतार में कॉकपिट के सामने एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर तेजी से डेटा स्कैन कर रही थी। उसके शब्दों में जोश था, पर उसके स्वर में तीखा व्यंग्य भी था। तो भाइयों और बहनों, हमारे पुराने दोस्त वारिजू ने आज एक खास तोहफा भेजा है। एक वेनम नाइट नाम का कमांडर, जो न केवल खतरनाक है बल्कि बायोनिक नागबॉट्स का पूरा बैटलियन लेकर ऋषि ट्रवित के आश्रम की ओर बढ़ रहा है। वेद ने कड़क आवाज में पूछा, नागबॉट्स कितने? ईरा ने अपनी डिजिटल उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर घुमाई। 300 सर, 300 बायोनिक नागबॉट्स, जो टॉप क्लास ऑटोमेटेड वारफेयर मशीनरी से लैस है। ये मशीनें केवल नाश ही नहीं करती, बल्कि विद्युत तंत्र के जरिए अपने साथियों को भी तेजी से ऑपरेट करती है। ये सिर्फ मशीनें नहीं, ये चलती फिरती युद्ध की मौत है। रुद्र की आंखों में तेज चमक आई, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ था। उस वक्त ईरा की आवाज धीमी हुई, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या कहना है और हमें वहां पहुंचना होगा बहुत जल्दी। टाइम लिमिट आधा घंटा। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग के किसी हिस्से में अचानक से कुछ याद आया। उसकी आंखें थोड़ी दूर कहीं खो गई। ईरा की आवाज के बीच अचानक एक ब्लंट फ्लैशबैक उसकी यादों में घुस आया। फ्लैशबैक सैंक्चुअरी के दिन। रुद्र खामोश गुफा के कोने में बैठा था। उस वक्त के दृश्य बिल्कुल साधारण थे। कड़ी ट्रेनिंग, बुरी खबरें और एक नाजुक स्थिति। कोई लंबे संवाद नहीं, सिर्फ उसकी धीमी सांसें, उसकी थकी हुई आंखें। और एक बार जब उसने खुद से कहा था, ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही, मुझे भागना होगा। फ्लैशबैक की आवाजें और चेहरे धुंधले, एकदम सरल, बिना ज्यादा विवरण के, बस इतना कि वो वहां से भाग गया था। फ्लैशबैक खत्म हुआ और ईरा ने स्क्रीन पर एक घातक डेटा दिखाया। देखो, यही वो वेनम नाइट है। नाम है ज़ायरैक। ये कमांडर न केवल बायोनिक है, बल्कि उसकी स्किन में विषैले तत्व होते हैं जो हर वार के साथ विष फैलाते हैं, और इसका बैटलियन पूरी तरह से उसके अधीन। वेद ने तलवार कसते हुए कहा, हमारे पास वक्त नहीं, नागपक्षी की गति बढ़ाओ। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वेद जी, आपकी ये तेजी देखकर तो मुझे भी अपना एनर्जी पैक चार्ज करना पड़ेगा। नागपक्षी ने अपनी गति और बढ़ाई, जैसे जानता हो कि उसके पंखों के नीचे का वक्त कितना कीमती है। नागपक्षी का डिजाइन जैसे नाग की आत्मा से जुड़ा हो। हवा को चीरते हुए तेजी से ऋषि ट्रवित के आश्रम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हवा में एक तनाव छाया हुआ था, जैसे कोई अदृश्य खतरा हर मोड़ पर उनके इंतजार में हो। ईरा ने अपने मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा,
आश्रम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है। मेरे मोशन सेंसर में असामान्य मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है। वेद ने गंभीर होकर पूछा, क्या है ईरा? कितने? और कहा। ईरा ने अपनी डिजिटल स्क्रीन पर लाल पिक्सल्स की झलक दिखाई। 4 नागबॉट्स हमारे आसपास के पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपे हुए हैं। ये रेंज से बाहर तो नहीं है, लेकिन अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। रुद्र ने धीमी सांस ली और कहा, तो ये पहले से ही वहां थे। मतलब हम थोड़े देर से आए। जैसे ही नागपक्षी ने जमीन पर उतारना शुरू किया, ईरा ने सतर्क किया, ये नागबॉट्स केवल मशीनें नहीं, ये सेंसरफ्यूज वारफेयर इकाइयां हैं। इनके हर मूवमेंट का पता चलता है। वेद ने तलवार बाहर निकाली और धीरे से कहा, हमें चुपके से काम करना होगा। युद्ध में धड़ल्ले से भागना हमारी मजबूरी नहीं। रुद्र ने अपनी ऊर्जा महसूस की। मन में जल और पानी का संगम बनने लगा। चलो, सावधानी से। जैसे ही वे आश्रम के करीब पहुंचे, चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, लेकिन कोई भी शोर नहीं था। अचानक एक नागबॉट पेड़ की शाखा से छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। ईरा ने तुरंत अलर्ट जारी किया, अटैक मोड ऑन। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय। बिजली की तरह वेद ने तलवार घुमाई और नागबॉट को चकमा दिया। रुद्र ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लेड बाहर निकाले और तैयार हो गया। बादलों की गर्जना और दूर कहीं बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति भी इस लड़ाई का गवाह बन रही हो। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, ईरा लगातार मॉनिटर करती रही। 2 और नागबॉट छुपे हुए हैं। वेद, बाएं तरफ से हमला कर सकते हैं। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार हमें सिर्फ मशीन से लड़ना नहीं, हमें वारिजू के इरादों को समझना होगा। अचानक ईरा की स्क्रीन पर एक अजीब सिग्नल फूटा। ये क्या? एक अनजान फ्रीक्वेंसी आ रही है। न तो हमारी, न वारिजू की। कुछ और, बहुत पुराना, या शायद तांत्रिक। और तभी आसपास के पेड़ों के बीच से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, रुद्र, तुम्हें रोकना होगा। ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। ईरा ने कड़क आवाज में कहा, तैयार हो जाओ टीम, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। रुद्र और टीम कैसे इस अज्ञात तांत्रिक फ्रीक्वेंसी और छुपे नागबॉट से निपटेंगे? आगे का सफर और भी रहस्यमयी और खतरनाक होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैंने देखा है कि चैनल की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई है और आप सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। ये फ्री है, आसान है और हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियां लाकर दें। माफ कीजिएगा, पिछला चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं इस नए चैनल पर अपनी खुद की लिखी कहानियां लेकर आया हूं। तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें @VedOCT27, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। जुड़े रहें कोड ऑफ वासुकी के साथ। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और रुद्र, वेद, बाबा अघोरथ और ईरा की टीम नागबॉट्स के घेराव में फंसी थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और गरज के बीच एक अनदेखा तूफान भी उनके ऊपर टूटने को था। नागबॉट्स की संख्या इतनी थी कि जैसे वे एक पूरी सेना हो, जो न केवल तांत्रिकों बल्कि उन्नत तकनीक के संगम से बनी थी। रुद्र, तुम्हें अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी होगी। वेद पहले ही अपनी 3 चक्राएं खोल चुका है, पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर और अग्नि, फायर। उसकी ताकत भारी है, लेकिन वो अकेला इन सबको रोक नहीं पाएगा। तुम्हें भी अपने चक्रों के साथ तालमेल बिठाना होगा, बाबा अघोरथ ने गंभीर स्वर में कहा। ईरा ने अपने होलोग्राफिक इंटरफेस पर तेजी से डेटा स्कैन किया। रुद्र, नागबॉट्स की जैविक प्रणाली में आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क जुड़ा हुआ है। वेद की अर्थ चक्र के कारण उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उनका मेटालिक कोटिंग अभी भी मजबूत है। वेद ने अपनी मसल्स को तनाया और तेजी से आगे बढ़ा। जमीन से उठी धूल और मलबा
उसकी अर्थ चक्र की शक्ति का परिणाम था, जिससे नागबॉट्स की चाल धीमी पड़ गई। पानी की धाराओं ने दुश्मनों की घुसपैठ रोकने की कोशिश की और आग की लपटें उनके बीच हिंसक झड़पों का केंद्र बनी। रुद्र ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लेड निकाले जो आग से चमक रहे थे। उसका मन शांत था, पर अंदर एक आग जल रही थी। वो अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। ईरा, क्या कोई कमजोर बिंदु मिला है? उसने फुर्सत में पूछा। ईरा ने एक व्यंग्यात्मक टोन में जवाब दिया, कमजोरी? नागबॉट्स तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लेड्स के सामने गुलाब की पंखुड़ी है, पर उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत जटिल है। एक भी नोड्स टूटे बिना पूरी सेना काम करती रहेगी। रुद्र ने तेजी से हमला किया, ब्लेड से एक एक नोड को निशाना बनाते हुए, लेकिन हर बार वो दूसरे नोड से कनेक्ट हो जाते। नागबॉट्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अचानक से एक समूह छिपकर हमला करने लगा। सावधान, वेद ने चेतावनी दी। ये लोग छुपे हुए हैं। बाबा अघोरथ ने अपने मंत्रपाठ को तेज किया। उसकी आवाज में गूंज थी जो वातावरण को काम पाने लगी। शिवाय नमः। ये हमलावर जादूगर नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किए गए हथियार है। तकनीक और तंत्र का मिश्रण। रुद्र ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मानसिक भी है। नागबॉट्स की रणनीति अत्यंत कुशल थी। वे छुपते, फंसाते और घेरते थे। अचानक एक बड़ी नागबॉट ने अपना सिर निकाला। उसकी आंखें लाल और चमकीली थी। उसका एक वार रुद्र के ब्लेड को छू गया और ब्लेड से बिजली की चमक निकलती दिखी। ये तो वैम्पायर जैसी ऊर्जा चूसने वाली शक्ति है। ईरा ने अलर्ट किया। रुद्र ने हाथ जोड़कर मन को शांत किया। मुझे अपने मूलाधारा चक्र की स्थिरता को और मजबूत करना होगा, तभी मैं इस ऊर्जा को रोक पाऊंगा। वेद ने पांव जमीन पर थपथपाए। मैं तुम्हारा कवर करूंगा। जल और अग्नि दोनों का संयोजन तैयार हूं। लड़ाई का ये नया चरण शुरू हो गया था। रुद्र ने अपने चक्रों की गहराई तक उतरना शुरू किया। उसके ब्लेड्स अब केवल हथियार नहीं, बल्कि उसके ऊर्जा केंद्र थे। उन्होंने नागबॉट्स को एक एक कर घेरना शुरू किया, लेकिन दुश्मन की संख्या अभी भी भारी थी। ईरा ने बारीकी से पूरे क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए कहा, नागबॉट्स का कमांड सेंटर इस क्षेत्र के नीचे कहीं छिपा है। अगर हम उसे नष्ट कर दें, तो उनकी कम्युनिकेशन टूट जाएगी और वे फैल जाएंगे। बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन यही रास्ता बचने का है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। मुझे अपने चक्रों के साथ तालमेल बैठाना होगा। मेरा अगला कदम होगा स्वाधिष्ठाना चक्र को खोलना। तभी मैं अपनी आग को नियंत्रित कर पाऊंगा। अचानक आसमान में बिजली कड़क उठी और एक शक्तिशाली झटका जमीन को हिला गया। नागबॉट्स ने एक साथ जोरदार हमला किया। उनकी संख्या और ताकत बढ़ गई थी। ईरा ने आवाज को गंभीर करते हुए कहा, सावधान, वे हमें घेरने आ रहे हैं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। अपने ब्लेड्स को कसते हुए कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। इस लड़ाई में जीतेंगे हम। वेद ने भी अपनी जल, पृथ्वी और अग्नि की ताकत को एक साथ जोड़ा। हम एक साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा अघोरथ ने अपने तांत्रिक मंत्रों को और भी तेज कर दिया और तीनों मिलकर नागबॉट्स की ओर बढ़े। परंतु दूर एक काली छाया ने उन सब पर निगाह गड़ाई हुई थी। एक नया खतरा जो उनकी लड़ाई को और भी जटिल बना देगा। क्या रुद्र अपने चक्रों को खोल पाएगा? क्या वेद की शक्ति और बाबा की तांत्रिक कला नागबॉट्स को रोक पाएगी? और वो काली छाया कौन है जो सभी को नजरअंदाज कर रही है? आगे का सफर और भी खतरनाक और रहस्यमयी होगा। रुद्र, वेद, बाबा अघोरथ और ईरा का संघर्ष नागबॉट्स के बीच एक तूफान की तरह फैल रहा था। धूल, जल, अग्नि और बिजली के बीच एक भयंकर जंग छिड़ी हुई थी। रुद्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लेड्स लगातार चमक रहे थे,
वेद अपनी 3 चक्राओं की शक्ति से दुश्मनों को तहस नहस कर रहा था और बाबा अघोरत के तांत्रिक मंत्रों ने वातावरण में एक रहस्यमय ऊर्जा भर रखी थी। तभी उस काली छाया ने आकार लेना शुरू किया। नागबौच के बीच एक विशाल अर्धमानव अर्धसाप की आकृति उभरी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी और शरीर पर कांटे जैसे पैटर्न थे। उसका नाम था कोबरा लॉर्ड। ईरा ने तुरंत अलर्ट दिया, सावधान, ये कोबरा लॉर्ड उच्च स्तरीय नागवंशी योद्धा है। उसकी ऊर्जा तांत्रिक और जैविक दोनों है। उसकी उपस्थिति से नागबौच की लड़ाई की रणनीति बदल जाएगी। बाबा अघोरत ने फुर्सत में कहा, यह वही है जिसे हमने वर्षों से खतरा माना था। उसकी शक्तियां मेरे पुराने मंत्रों को भी चुनौती देती है। रुद्र ने कोबरा लॉर्ड की ओर देखा। उसकी आंखों में तपती आग और उसका सर्पिल शरीर खतरनाक अंदाज में हिल रहा था। वेद, इसे अकेले मत छोड़ो, मुझे भी इसके साथ लड़ना होगा। वेद ने ब्लेड्स कसते हुए जवाब दिया, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं, पर इस समय मुझे नागबौच से भी लड़ना है। कोबरा लॉर्ड ने घमंड भरे स्वर में कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। मैं इस युद्ध का निर्णायक हूं। लड़ाई अब और भी जटिल हो गई थी। बाबा अघोरत ने अपने मंत्रों की गूंज तेज की, लेकिन कोबरा लॉर्ड के साथ सीधे मुकाबले में वह भी थकने लगा। वो कुछ भी कर रहा था, पर कोबरा लॉर्ड की तांत्रिक ऊर्जा उसके मंत्रों से टकरा रही थी। ईरा ने तेजी से रणनीति बनाते हुए कहा, बाबा, आपको और गहराई से अपने मंत्रों की रक्षा करनी होगी। ये कोबरा लॉर्ड पारंपरिक तांत्रिक विधियों से ऊपर है। वेद ने नागबौच की एक टुकड़ी को पीछे हटाने के लिए जल और अग्नि का संयोजन किया। उनकी रणनीति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके सामने कोबरा लॉर्ड की मौजूदगी से लड़ाई का संतुलन बिगड़ गया था। रुद्र ने देखा कि वेद दबाव में आ रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। शरीर पर घाव और थकान के निशान साफ दिख रहे थे। ये लड़ाई अब हम सब के लिए और भी कठिन हो गई है। ईरा ने गंभीर आवाज में कहा, कोबरा लॉर्ड की ऊर्जा को रोकने के लिए तुम्हें अपनी अगली चक्राओं को खोलना होगा, रुद्र। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सीमा से आगे जाना पड़ेगा। रुद्र ने अपने अंदर उठती आग महसूस की। वो जानता था कि अगली लड़ाई में या तो वो जीत जाएगा या सब कुछ हार जाएगा। उसकी आग, उसकी ऊर्जा और उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ इस एक पल में निहित था। बाबा अघोरत ने थकान भरे स्वर में कहा, मैं इस कोबरा लॉर्ड को अकेले नहीं रोक पाऊंगा। हम सबको मिलकर इसे हराना होगा। उनकी आवाज में हिम्मत थी, पर थकान भी थी। रुद्र ने तेजी से अपने ब्लेड निकाले और गर्जना की, हम सब एक परिवार है। कोई भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईरा ने आंकड़ों के बीच झांकते हुए कहा, रुद्र, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा विस्फोट की संभावना है। संभल कर। लड़ाई और भी उग्र हो गई। नागबौच चारों ओर से हमला कर रहे थे, लेकिन अब वेद और रुद्र का समन्वय और बाबा की तांत्रिक शक्ति धीरे धीरे लड़ाई का रुख बदल रही थी। परंतु कोबरा लॉर्ड अभी भी खड़ा था, एक ऐसी शक्ति जिसे हराना आसान नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई गहराई में पहुंची, एक रहस्यमय चेतावनी ईरा की प्रणाली में घुस आई, खतरा, ऊर्जा विस्फोट होने वाला है। रुद्र ने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उसने अपनी आग को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब तक नहीं माना। और तभी उसकी आग ने ऐसा रूप लिया जैसे वो खुद एक स्वतंत्र प्राणी बन गई हो और रुद्र के भीतर से बाहर फूट पड़ी। रुद्र की अग्नि अब कब उग्र रूप लेगी? क्या वेद और बाबा मिलकर कोबरा लॉर्ड को रोक पाएंगे? और ये ऊर्जा विस्फोट क्या होगा? नागबौच की लड़ाई अब चरम पर थी। कोबरा लॉर्ड की उपस्थिति ने समूचे युद्ध का माहौल भारी और घातक बना दिया था। बाबा अघोरत थके हारे, वेद पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, और रुद्र की अंदर की आग अब एक भयंकर ज्वालामुखी बन चुकी थी। ईरा ने तेज आवाज में चेतावनी दी, रुद्र के शरीर में इलेक्ट्रोकेमिकल संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। उसके अंदर ऊर्जा के स्तर
असामान्य रूप से बढ़ गए हैं। बायोफीडबैक लूप फेल हो रहा है। मांसपेशियां, तंत्रिकाएं और ऊर्जा केंद्र एक साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। वेद ने देखा कि रुद्र के हाथों की नसें उभरी हुई थी, उसकी आंखें लाल होती जा रही थी और उसकी सांसें तेज और अनियमित थी। उसकी त्वचा पर आग की लपटें जैसे जीवित प्राणी बनकर उसे घेर रही थी। रुद्र, संभल, ये आग तुम्हारे शरीर को जलाएगी, तुम्हें नहीं। रुद्र ने गरजते हुए जवाब दिया। अब देर हो चुकी है, वेद। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार परिवार पाया है। कोई भी मेरे परिवार को छू नहीं सकता। ईरा ने आगे समझाया। रुद्र के शरीर में जो हो रहा है उसे हम फायर सिनेप्टिक डिसरप्शन कह सकते हैं। उसके न्यूरोट्रांसमीटर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं, जिससे भावनाएं और ऊर्जा नियंत्रण खो रहे हैं। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, पर रक्त प्रवाह में हीमोग्लोबिन के कारण जलन बढ़ रही है। बाबा अघोरथ ने गहरी सांस ली। रुद्र, तुम्हें इस आग को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे आसपास के सब कुछ जलाएगी। तभी कोबरा लॉर्ड ने एक भयानक हमला किया। उसकी सर्पिल सी लपटें हवा में फैलते हुए आग की तरह फट रही थी। रुद्र ने अपने शरीर को झटके से संभाला, लेकिन आग की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ईरा ने अपने विश्लेषण में बताया, रुद्र की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ये मेटाबॉलिक एरर के समान है, जो शरीर को विस्फोटक स्थिति में ले जाता है। वेद ने अपने हाथों से जल और पानी की ऊर्जा समेटी और रुद्र के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें ठंडा करने की कोशिश करता हूं, संभलो। पर रुद्र ने जोर से कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। ये आग मेरी पहचान है। ईरा ने बताया, ये आग उसकी प्राण शक्ति का हिस्सा है, परंतु नियंत्रण खो चुका है। अगर ये जारी रहा तो ये पूरे शरीर में सेल डैमेज करेगा और अंततः फेलियर हो जाएगा। रुद्र की चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगी। उसकी आग अब एक अनियंत्रित तूफान की तरह फैल रही थी। वो खुद को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वो उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी बाबा अघोरथ ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शब्द हवा में बिजली की तरह फैल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र रुद्र के भीतर गूंजने लगा। उसकी आग में एक तरह की कंपन आई। वो धीमे धीमे शांत होने लगी। ईरा ने विश्लेषण जारी रखा। ये मंत्र उसके ऊर्जा केंद्रों को पुनः स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंतु अचानक कोबरा लॉर्ड ने अंतिम आघात किया। उसकी नुकीली पूंछ ने बाबा अघोरथ पर हमला किया, जिससे बाबा घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। बाबा, रुद्र और वेद एक साथ चिल्लाए। ईरा ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। बाबा अघोरथ की जीवन शक्ति खतरे में है। उन्हें त्वरित सहायता की आवश्यकता है। रुद्र ने अपने भीतर की आग को झेलते हुए खुद को संभाला। उसने अपने ब्लेड निकाले और कोबरा लॉर्ड की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेद ने अपने हथियारों को संभाला और रुद्र के साथ खड़ा हो गया। हम सब साथ हैं। ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। लड़ाई अब चरम पर थी। नागबॉट्स फिर से घिरे हुए थे, पर अब उनकी ताकत कम हो रही थी, क्योंकि रुद्र की अग्नि एक नियंत्रित तेज तलवार की तरह जल रही थी। ईरा ने आखिरी बार चेतावनी दी, रुद्र, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब नियंत्रण में है, लेकिन ये क्षण स्थिर नहीं रहेगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रुद्र ने गहरी सांस ली। आग की लपटों को नियंत्रित करते हुए अपने साथियों के लिए लड़ाई जारी रखी। लेकिन कहीं दूर एक और खतरा उनके इंतजार में था। क्या रुद्र अपनी आग को स्थिर रख पाएगा? क्या बाबा अघोरथ ठीक हो पाएंगे? और वो छुपा हुआ खतरा क्या है जो इंतजार कर रहा है? आगे की कहानी में ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लड़ाई का दहाड़ पूरे मैदान में गूंज रहा था। नागबॉट्स के झुंड ने हमला तेज कर दिया था।
हर तरफ आग, धुआं और धूल का गुबार था। वेद और रुद्र अपनी ताकत के अंतिम सीमाओं तक लड़ रहे थे। उनके हाथों से निकली ऊर्जा की लहरें आसमान को चीर रही थी, पर फिर भी विरोधी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रुद्र का दिल तेज धड़क रहा था। उसकी आत्मा में आग सी जल रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। हर कदम पर खतरों का सामना करना था। नागबॉट्स के बढ़ते हुए हमलों के बीच उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वो नहीं थम रहा था। ईरा ने अपने डिजिटल स्वर में फुसफुसाया, रुद्र के शरीर में ऊर्जा की मात्रा असाधारण रूप से बढ़ रही है, पर उसकी स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर पड़ रही है। इसका असर उसके मानसिक और शारीरिक संतुलन पर पड़ रहा है। वेद ने उसे घेरते हुए कहा, रुद्र, संभल कर चलो। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए है। रुद्र ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं अपनी ताकत से हर खतरे का सामना करूंगा। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजने लगी। काली धुंध के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई, ऋषि त्रवित। उसके साथ उसके सैनिक भी थे, जो बड़े और भयावह थे। उनका प्रवेश लड़ाई के माहौल को और भी गहरा और गंभीर बना रहा था। ईरा ने जानकारी देते हुए कहा, ऋषि त्रवित एक प्राचीन योद्धा और गुप्त संगठन का नेता, जो विशेष रूप से नाड़ियों और चक्रों के रहस्यों में माहिर है। उसके सैनिक अत्याधुनिक तकनीक और पुरानी तंत्रिकाओं का मिश्रण है। ऋषि त्रवित ने अपनी गहरी, गूंजती आवाज में कहा, रुद्र, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम अब थक चुके हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूं, जहां तुम ठीक हो सको। रुद्र ने लड़ते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहां से जाने वाला नहीं। लेकिन ऋषि त्रवित ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वेद और रुद्र दोनों को घेर लिया। वे दोनों मजबूर होकर पीछे हटने लगे। ईरा ने चेतावनी दी, रुद्र, अभी नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। बाबा अघोरथ ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज लड़ाई के शोर में धुंधली पड़ रही थी। ऋषि त्रवित ने धीरे से कहा, तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर है और ये तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम्हारी आग ऊर्जा अब सही तरीके से नियंत्रित नहीं हो पा रही। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। लड़ाई भले ही जारी हो, पर रुद्र के मन में अब हार की छाया गहराने लगी थी। लड़ाई का मंजर अब पहले से भी ज्यादा भयावह और पेचीदा हो चुका था। नागबॉट्स का आक्रमण जोरों पर था और वेद, बाबा अघोरथ और रुद्र एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। उनके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी, धूलकण हवा में उड़ रहे थे और बिजली की चमके माहौल को भयंकर बना रही थी। हर एक हमला उनकी सीमाओं को परख रहा था। रुद्र के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी ताकत उसके अंदर की जलती हुई आग को संतुलित रखनी थी, अब कमजोर पड़ रहा था। ईरा लगातार उसकी बायोइलेक्ट्रिकल रीडिंग्स दे रही थी, पर हर बार वो चेतावनी दे रही थी कि रुद्र का शरीर संतुलन खो रहा है। रुद्र, तुम बहुत आगे जा रहे हो। इस स्थिति में तुम्हारा फोकस और संयम जरूरी है। बाबा अघोरथ ने अपनी आवाज में गंभीरता के साथ कहा। मैं जानता हूं, रुद्र ने घिसटते हुए जवाब दिया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कैसे खुद को और अपनी आग को कंट्रोल करूं। ईरा की आवाज घनी और तेज हो गई। रुद्र, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र की कमजोरी तुम्हारी ऊर्जा को अनियंत्रित बना रही है। तुम्हारा मन और शरीर संतुलन खो चुके हैं। ये स्थिति तुम्हारे लिए घातक हो सकती है। तभी एक गहन गर्जना के साथ ऋषि त्रवित फिर से प्रकट हुए। उनके साथ एक सेना थी, जो प्राचीन तंत्र और आधुनिक तकनीक का परफेक्ट संयोजन थी। वे सैनिक, जिन्हें नागबॉट्स ने साक्षात्कार के दौरान परखा था, अब ऋषि त्रवित की कमान में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। रुद्र, तुम्हें लड़ाई रोकनी होगी। ऋषि त्रवित की आवाज गूंज उठी। तुम्हारा शरीर इस आग को सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र का कमजोर होना
तुम्हें खत्म कर देगा। रुद्र ने क्रोध में दांत दबाए। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये लड़ाई मेरी जिंदगी है। ऋषि त्रवित ने एक हाथ उठाया और उनकी सेना ने हमला रोक दिया। वेद और बाबा अघोरथ ने भी झुका दिया। तुम्हें आराम की जरूरत है रुद्र। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं जहां तुम ठीक हो सको, जहां तुम्हारा शरीर और तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र फिर से मजबूत हो सके। रुद्र ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी। उसकी सांसें भारी थी और उसका दिल बेताब था। वो समझ रहा था कि लड़ाई में उसकी ताकत खत्म हो रही है, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। ईरा ने अपने विश्लेषण में जोड़ा, रुद्र के अंदर की आग अनियंत्रित हो रही है। यदि उसे अब विश्राम नहीं मिला तो ये आग उसे भीतर से नष्ट कर देगी। उसके शरीर में माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता असाधारण स्तर पर पहुंच चुकी है, जो सेल डैमेज का कारण बन रही है। बाबा अघोरथ ने मंत्रों की गति तेज की और एक हल्की नीली रोशनी उनके हाथों से निकली, जो रुद्र के शरीर के चारों ओर घेराबंदी करने लगी। ये ऊर्जा तुम्हें स्थिर करेगी, पर तुम्हें अपनी आग को नियंत्रित करना होगा, बाबा ने कहा। तभी एक तेज धमाके के साथ नागबॉट्स ने फिर से हमला कर दिया। वेद ने तुरंत आग और पानी की ऊर्जा के संयोजन से एक किलाबंदी बनाई, जिससे वेद और रुद्र दोनों कुछ वक्त के लिए सुरक्षित हो सके। ऋषि त्रवित ने कहा, तुम्हें अब चलना होगा। ये लड़ाई तुम्हारे लिए खत्म हो गई है। रुद्र ने अपनी ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा को एक तरफ रखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन शरीर के कमजोर पड़ते चक्र ने उसे मजबूर कर दिया था। ईरा ने अंत में कहा, यदि स्वाधिष्ठान चक्र को ठीक से विकसित नहीं किया गया तो अगली बार आग तुम्हें ही जला सकती है रुद्र। क्या रुद्र अपनी आग को काबू में रख पाएगा? क्या वो ऋषि त्रवित के साथ चलकर अपनी कमजोरी दूर कर सकेगा? और क्या नागबॉट्स का हमला अभी खत्म हुआ है या कुछ बड़ा बाकी है? लड़ाई का शोर धीमा पड़ रहा था, पर अंदर का तूफान रुद्र के मन और शरीर में गरज रहा था। वो लगभग थका हुआ, कमजोर और घावों से लहूलुहान था। आग की ऊर्जा जो उसकी जान थी, अब उसकी ही दुश्मन लग रही थी। हर सांस लेना एक जंग की तरह था और उसकी अंदर की आग अनियंत्रित होकर उसके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। ईरा ने डिजिटल स्वर में गंभीर चेतावनी दी, रुद्र की बॉडी में अब ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक सक्रिय हो रहे हैं, जिससे सेल डैमेज हो रहा है। उसकी एनर्जी लेवल्स असंतुलित है और स्वाधिष्ठान चक्र की कमजोरी उसकी फायर एनर्जी को काबू में करने में विफल हो रही है। यदि ये स्थिति जारी रही तो ये शरीर के लिए घातक साबित होगी। वेद ने उसकी कमर पकड़कर सहारा दिया, रुद्र, तुम्हें रोकना होगा। ये लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन रुद्र की आंखों में आग अभी भी जल रही थी। मैं हार नहीं मानता। ये मेरी लड़ाई है, मेरी परिवार की रक्षा की लड़ाई। जो भी मेरा परिवार है, मैं उसे नहीं हारने दूंगा। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आई। ऋषि त्रवित के सैनिक वापस लौट रहे थे। वे थके हुए थे, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ऋषि त्रवित ने धीरे से कहा, रुद्र, तुम्हें विश्राम की सख्त जरूरत है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र तुम्हें कमजोर कर रहा है और यह कमजोरी तुम्हारी आग को नियंत्रित नहीं कर पाने का कारण है। रुद्र ने क्रोध में कहा, मैं अपने शरीर को नहीं रोक सकता। ये आग मेरी आत्मा का हिस्सा है। ईरा ने आंकड़े दिखाते हुए कहा, रुद्र के शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। उसका फायर एनर्जी न सिर्फ बाहर की लड़ाई में, बल्कि उसके अंदर भी एक विस्फोटक बन गई है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। रुद्र ने अपनी हथेलियों से अपनी छाती को दबाया, जहां जलन हो रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था और उसके प्राण सूख रहे थे। तभी ऋषि त्रवित ने संकेत दिया और उनके सैनिक ने एक प्राचीन तंत्रिक मशीन निकाली, जो स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए बनाई गई थी। तुम्हें अब इस मशीन के जरिए अपना चक्र संतुलित करना होगा, ऋषि ने कहा।
वरना अगली लड़ाई में तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। रुद्र की आंखों में अनिश्चितता और दर्द था, पर उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी। लड़ाई के बीच उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे समय चाहिए और सही दिशा। और यहीं पर कहानी रुकी। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अधूरा था और एक नई शुरुआत की उम्मीद बाकी थी। क्या रुद्र अपने स्वाधिष्ठान चक्र को खोल पाएगा? क्या वह अपनी अंदर की आग को नियंत्रण में कर पाएगा? क्या वो फिर से अपनी ताकत जुटाकर अपनी लड़ाई जारी रख पाएगा? यहां से अगली कड़ी शुरू होगी।